ये जो टाइम है गुप्त साम्राज्य का, इसको बोलते हैं गोल्डन एज, स्वर्णिम युग। और जो ये स्वर्ण युग है, इसकी मेन जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहा है वो ये रहा है कि इस समय जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी मजबूत थी। और इस समय जो भारत की जो कनेक्टिविटी थी यूरोप के साथ, जो व्यापार था वो काफ़ी ज़्यादा था। नॉर्थ इंडिया में जो भी साम्राज्य बने, उनको सबसे बड़ी जो समस्या होती थी ये होती थी कि दक्कन को कंट्रोल कैसे करें, साउथ इंडिया को कंट्रोल कैसे करें। यदि आप यहाँ हैं, आपने यहाँ के जो भी शासक उनको हरा भी दिया, साम्राज्य को हरा दिया, लेकिन जीतने के बाद आप करेंगे क्या? उस साम्राज्य को सीधा आप ऐड करें तो उसमें प्रशासन करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये बहुत दूर है। प्रशासनिक जो ढांचा है, आपको ये देखना है कि प्रशासनिक ढांचा में सबसे पहले जो सेंट्रल जो केंद्र में थे वो तो राजा ही थे। और जैसे राजाओं की उपाधि थी, परमेश्वर की उपाधि, और ये ईश्वरीय स्थिति के बारे में बताती, क्योंकि जो राजा जो थे उस टाइम पे, वो अपनी जो लेजिटिमेसी है कि मैं क्यों रूल कर रहा हूँ, मैं क्यों राजा हूँ, वो इस बात से ड्राइव करते थे कि जैसे आपने पढ़ा होगा चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, क्यों कि हम तो चंद्र के वंशज हैं, सूर्य देवता के वंशज हैं, इसीलिए हमें अथॉरिटी मिली है कि हम जो है शासक बने, हम जो है रूल करें। क्योंकि लोगों को समझा पाना, बता पाना कि आप शासक क्यों हैं, आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता है। तो जब हम भगवान से कनेक्ट होकर के, जब राजा भगवान से कनेक्ट होकर के अपनी लेजिटिमेसी को बताएगा, सिद्ध करेगा, तो वो ज़्यादा जल्दी सिद्ध होगी। आम पब्लिक उसको मान सकती है, आम पब्लिक उसको ज़्यादा जल्दी स्वीकार करेगी। नमस्कार, दृष्टि यूपीपीसीएस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, विजयपथ की सीरीज में हमने प्राचीन भारत के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी तक कवर किया जहां से यूपीपीसीएस में प्रश्न आते हैं, और 7 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। यदि अभी तक आपने देखे नहीं है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में है, पहले क्लासेस देखिए। ये पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे, बाकी सेशंस की भी प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, 1-2 दिन डिले हो गया कुछ पीडीएफ में, दैट्स ओके। सो वहां से डाउनलोड करना, उसको वहां से रिवाइज करना, 2-3 बार रिवाइज कर लेना सेशन को देखने के बाद। सो कोई प्रश्न आए इंपॉर्टेंट टॉपिक से तो आपका कवर हो जाएगा यहीं पे सारा। और आज जो लास्ट जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा गुप्त साम्राज्य। उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया की तरफ जाएंगे, आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ, क्योंकि वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सो आज का जो टॉपिक है ये लास्ट, ये है गुप्त साम्राज्य से संबंधित। देखिए, किसी भी टॉपिक को यदि आपको कवर करना है, खास करके एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया में, प्राचीन भारत और मध्यकालीन जो भारत है उसके इतिहास को यदि आप पढ़ें, तो आपको कुछ चीजों पे ध्यान रखना है। सबसे पहला आपको टाइमलाइन देखनी है कि कालक्रम किस प्रकार से रहा। उसके बाद आपको यह देखना है कि साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, कौन कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना में अपना योगदान दिया। उसके साथ साथ आपको यह देखना है कि ऐसे कौन कौन से शासक थे जिन्होंने एम्पायर को, साम्राज्य को कंसोलिडेट किया और साम्राज्य का विस्तार किया। फिर उसके बाद आपको यह भी देखना है कि साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। ये जब आप पूरी की पूरी टाइमलाइन देख लेंगे तो फिर आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपको ये भी देखना है एनालिसिस, विश्लेषण पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस समय का समाज कैसा था, उस समय की जो राज्य व्यवस्था थी वो कैसी थी। यदि ये सारी के सारी चीजें आपने कवर कर ली तो इसका मतलब फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें 2 चीजें आती है, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, फैक्ट भी आते हैं। तो आज का जो ये सेशन है गुप्त साम्राज्य का, इसकी शुरुआत भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसका कालखंड क्या है, टाइमलाइन क्या है। तो मुख्य तौर पर यदि देखें तो 4th से 6th सेंचुरी एडी, मतलब 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जो टाइमलाइन है, उसमें हम गुप्त साम्राज्य की चर्चा करते हैं। अब गुप्त साम्राज्य में आपको जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखना है वो ये है कि इसके संस्थापक कौन थे गुप्त साम्राज्य के। देखिए, गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। अब ये कैसे पता चलता है हमें श्रीगुप्त के बारे में, अब ध्यान से सुनना। देखिए, गुप्त साम्राज्य के इतिहास को ड्राइव करने के लिए कि कहां से हमने उसके इतिहास को उठाया है, बहुत सारे हमारे पास एविडेंसेस है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, जिसमें हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। उसी के साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, जैसे कि एक है इंस्क्रिप्शन और दूसरा है उस समय के कॉइन। यहां से उनकी टाइमलाइन को हमने एक्सट्रैक्ट किया है, वहां के इतिहास को कुछ समझने का प्रयास किया कि उस समय राजा कौन थे, राजा का इस समय पर टाइमलाइन क्या थी। क्योंकि देखिए, इसको बोलते हैं कि ये जो टाइम है गुप्त साम्राज्य का, इसको बोलते हैं गोल्डन एज, स्वर्णिम युग। और जो ये स्वर्ण युग है, इसकी मेन जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहा है वो ये रहा है कि इस समय जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी मजबूत थी। और इस समय जो भारत की जो कनेक्टिविटी थी यूरोप के साथ, जो व्यापार था वो काफी ज्यादा था। उसी के साथ साथ जो
बैलेंस ऑफ पेमेंट थी और जो ट्रेड था बैलेंस वो भारत के पक्ष में था, क्योंकि वहां से जो रोमन के साथ जो व्यापार था यूरोपियंस के साथ, वहां से हमारे पास चीजें इंपोर्ट हम कम करते थे, एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, तो इसीलिए हमारे पास पैसे भी यहां पर इस समय ज्यादा थे और इसीलिए इसको स्वर्ण युग भी बोलते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो उस टाइम पे थी वो स्टेबल थी। एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमी जो थी, खेती बाड़ी, उसका भी विस्तार हो रहा था, तो इसीलिए इसको स्वर्ण युग बोलते हैं। और ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि उस समय के जो शासक जो थे उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए, अलग अलग टाइप के कॉइन इशू किए, और जो अर्थव्यवस्था में गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, जिसमें प्योरिटी भी ठीक ठाक थी, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशू किए थे जो गुप्त साम्राज्य था उसके टाइम पर। अब ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि उस समय पर जो अर्थव्यवस्था थी वो एक्सपैंड हुई थी और अर्थव्यवस्था बहुत स्टेबल थी और उसमें वृद्धि भी था, ग्रोथ भी थी। और धीरे धीरे जब जैसे गुप्त साम्राज्य का जब पतन हुआ, तो गुप्त साम्राज्य में भी जो गोल्ड जो कॉइन जो इशू किए जाते थे उनकी प्योरिटी घटती चली गई बाद में। ये क्लियरली ये बता रहा है कि बाद में जो अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर दबाव रहा और अर्थव्यवस्था का जो एक पतन और डिक्लाइन जो था वो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रीजन बना कि गुप्त साम्राज्य जो है बाद में जो आने वाले जो शासक हैं उनके दौर में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। अब जो ये कॉइन्स जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अब इन कॉइन्स से इतिहास को कैसे हमने ड्राइव किया, देखिए कि इतिहासकार थे जेएफ फ्लीट। उन्होंने गुप्त साम्राज्य से संबंधित जितने भी जो कॉइन्स थे उनके बारे में अध्ययन किया और उनके अध्ययन करने के बाद उन्होंने गुप्ता जो टाइमलाइन थी, जो गुप्ता एरा था, उसको दिया और वहां से हिस्ट्री को डिसाइफर करने का प्रयास किया। जितनी भी क्रोनोलॉजी है गुप्ता की साम्राज्य की, उसको उसमें कॉइन का जो अध्ययन है वो एक महत्वपूर्ण सोर्स है इतिहास को लिखने का, गुप्त साम्राज्य को। और उसी के साथ साथ जो सेकंड इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो इंस्क्रिप्शन सॉरी, अब ये इंस्क्रिप्शन क्या है वो देखते हैं। देखिए श्रीगुप्त जो इसके संस्थापक थे, हमें इसीलिए पता है क्योंकि जो पूना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में श्रीगुप्त के बारे में मेंशन है और श्रीगुप्त के बारे में और उसके बाद घटोत्कच के बारे में कि जो नेक्स्ट जो रूलर थे वो घटोत्कच थे, ये पूना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में ही मेंशन है। पूना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन को किसने लिखा, किस टाइम पर, कहां पर, वो भी देखते हैं। देखिए चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, उनकी जो पुत्री थी, उनकी पुत्री की शादी उन्होंने वकाटका जो प्रिंस जो थे उनके साथ की। वकाटका जो रूलर थे वो थे दक्कन में यहां पर। और गुप्त साम्राज्य कहां पर था, गुप्त साम्राज्य था इंडो गैंजेटिक प्लेन में, जो गंगा यमुना के जो जलोढ़ मैदान है वहां पर। तो दक्कन के जो शासक थे उनके साथ अपने संबंध बनाने के लिए, ताकि व्यापार में भी बढ़ोतरी हो, यहां से यदि पोर्ट को एक्सेस करना है गुजरात के, महाराष्ट्र के, तो संबंध भी रहे, व्यापार में भी बढ़ोतरी हो और आपस के जो पास के जो रूलर्स हैं, पास का जो किंगडम है उसके साथ भी स्टेबिलिटी बनी रहे। इसीलिए चंद्रगुप्त ने बाद में अपनी जो पुत्री थी उनका विवाह यहाँ के जो प्रिंस जो थे उनके साथ किया। और उसके बाद जो जो इनकी जो पुत्री थी प्रभावती, उन्होंने कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में अपने पूर्वजों के बारे में लिखवाया, जिसमें घटोत्कच के बारे में मेंशन है, जिसमें श्रीगुप्त के बारे में मेंशन है। अब हमें उससे यह भी पता चलता है कि वो सोवरेन रूलर नहीं थे। सोवरेन रूलर का मतलब क्या होता है कि जो श्रीगुप्त जो थे, उसके बाद आए घटोत्कच, इनके पास बहुत लिमिटेड एरिया था, मतलब बहुत छोटा एरिया था, हो सकता है कि इतना हो, और इनके ऊपर भी कोई ना कोई राजा हो। मान लीजिए इतना है, केवल इतना एरिया, यहां के ये लोकल रूलर हो, लोकल राजा हो, और इनके ऊपर भी कोई राजा हो। यह हमें कैसे पता चलता है, देखिए जब हम गुप्ता जो शासक जो रहे, गुप्त वंश के जो साम्राज्य के जो शासक रहे, जैसे श्रीगुप्त हो गया, घटोत्कच हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त है, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड हो गया, इनके जो टाइटल्स जो थे ना, उन टाइटल्स में कुछ ऐसे मेंशन है कि इनको मेंशन है राजा, महाराजा, और उसके बाद आने वाले जो जैसे चंद्रगुप्त वन हो गए, जैसे समुद्रगुप्त हो गए, तो इन्होंने जो टाइटल लिए वो थोड़े से हैवी टाइटल थे, जैसे महाराजा धीराज। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो श्रीगुप्त थे प्रोबेबली हो सकता है कि वो सोवरेन रूलर नहीं थे, उनके ऊपर भी कोई राजा था। और जैसे जैसे उन्होंने अपनी सत्ता बनाई, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ने जब साम्राज्य का विस्तार किया और बहुत सारे जो लोकल जो रूलर्स थे उनको हटाने के बाद मैट्रिमोनियल अलायंस से या कैसे भी, जैसे समुद्रगुप्त के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो उन्होंने अपना ओहदा दिखाने के लिए और अपनी सत्ता को असर्ट करने के लिए बड़े टाइटल्स धारण करने शुरू कर दिए, और जिसमें एक था जैसे महाराजा धीराज।
तो राजा, महाराजा, महाराजाधिराज, ये जो टाइटल्स जो उन्होंने लिए थे वहां से भी हमने इतिहास को ड्राइव किया है। और जो कोइन वाला पॉइंट था, कोइन वाले पॉइंट में ये है कि जो कोइंस जो थी उसमें राजा की इमेज, रानी की जो इमेज है वो उन्होंने वो की थी, उसमें डिपिक्ट है। उसी के साथ साथ जैसे राजा वीणा बजाते हुए बैठे हुए हैं, वहां से भी चीजें उठाई। तो ये दो मेन है। सबसे पहला हो गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में हमने ये चर्चा की कि जो इसके संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त, उसके बाद आए घटोत्कच, और उसके बाद चंद्रगुप्त जो प्रथम जो थे, लगभग 319 से 320 जो एडी है, यहां पर चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है, द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर वो रहे चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या देखना है, हमें चंद्रगुप्त से संबंधित कुछ पॉइंट्स देखने हैं, हमें समुद्रगुप्त से संबंधित कुछ पॉइंट्स देखने हैं, हमें चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कुछ पॉइंट्स देखने हैं। मतलब जितने भी शासक हैं उसमें चंद्रगुप्त के बाद जो शासक है उनसे संबंधित एक एक, दो दो, तीन तीन पॉइंट देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहीं से ही असली जो शासक है उनकी शुरुआत होती है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि श्रीगुप्त जो थे वो संस्थापक थे। अब देखिएगा सबसे पहला पॉइंट क्या देखना है आपको चंद्रगुप्त से संबंधित, कि इन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल किया। कैसे? कि अपने एरिया को और अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए, जैसे यहां से नेपाल का जो आसपास का जो एरिया है, यहां से उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस करने शुरू किए। सबसे पहले कूटनीति का उन्होंने सहारा लिया, और ये जो कूटनीति का सहारा है इसमें मैट्रिमोनियल अलायंस, जैसे कि लिच्छवियों के साथ जो वैवाहिक जो गठबंधन कर उन्होंने अपनी जो सत्ता है उसको असर्ट किया और अपनी सत्ता को और बढ़ाया उन्होंने। और ये नेपाल के लिच्छवी की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहला पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कूटनीति। दूसरा, और विस्तार कैसे किया कि 321 एडी तक जो विजय अभियान जो थे उन्हीं के माध्यम से गंगा नदी मतलब गंगा नदी का जो एरिया था आसपास में उन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ाया और वहां तक अपना राज्य का विस्तार किया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। यह पॉइंट महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र की अपनी राजधानी बनाई। अब देखिए किस एरिया की बात कर रहे हैं अभी हम, देख लेते हैं। यहां पर मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाने के बाद ये जो आसपास के एरिया थे, जैसे ये हो गया पाटलिपुत्र, यहां पर मैट्रिमोनियल अलायंस बना करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। फिर उसके बाद जो इंडो गैंजेटिक जो ये प्लेन है, गंगा के जो जलोढ़ मैदान है, यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे जो राज्य थे उनके राजाओं को अपने अधीन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इन्होंने दोनों तरीके अपनाए थे, कूटनीति भी अपनाई थी और विस्तार करने के लिए इन्होंने जो आसपास के जो राजा जो थे उनका एरिया भी उनका क्षेत्र भी अपने क्षेत्र में उन्होंने ऐड किया। ये हो गया दूसरा पॉइंट। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है अर्थव्यवस्था से संबंधित, कि पहली बार राजा और रानी के नाम से सिक्के मतलब मुद्रा उस समय चलन में आए और यहीं से हमें उनके इतिहास और गुप्त एरा की टाइमलाइन के बारे में पता चला, जिसके बारे में जो इतिहासकार J.F. फ्लीट थे उन्होंने बताया। तो चंद्रगुप्त से संबंधित ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको पता होने चाहिए। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहां से रिवाइज कर लेना भाई, ठीक है। देखिए अब आते हैं समुद्रगुप्त, और इनके बारे में लिखा जाता है कि ये बहुत महान विजेता थे और इनको ये भी उपाधि, ही इज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता, बल्कि होना रिवर्स चाहिए क्योंकि नेपोलियन बाद में आए थे। चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त थे वो पहले थे। तो लेकिन ये जो यूरोपियन जो इतिहासकार है वो यूरोपियन सुपीरियोरिटी को हमेशा ही दिखाते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए, नेपोलियन को समुद्रगुप्त बोलना चाहिए, लेकिन यहां पर उल्टा। कोई बात नहीं, चलिए देखिए समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहां से पता चला, कैसे पता चला। देखिए वापस से उसी पे आते हैं, इंस्क्रिप्शन के बारे में आते हैं। श्रीगुप्त के बारे में कैसे पता चला था? श्रीगुप्त के बारे में जो पूना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वहां पर मेंशन है कि कॉपर की एक प्लेट है, उसमें चीजें मेंशन है कि गुप्त जो साम्राज्य उसकी जो शुरुआत है, उसके जो पहले फाउंडर हैं वो श्रीगुप्त हैं, वो फर्स्ट किंग है। बस वो सोवरेन रूलर नहीं थे, प्रोबेबली उनके ऊपर कोई ना कोई एक और मतलब रूलर थे, तो वो हो सकता है संप्रभु ना हो, लेकिन बाद में आने वाले जितने भी जो थे वो संप्रभु थे। अब देखिएगा समुद्रगुप्त के बारे में जिसमें मेंशन है मतलब इंस्क्रिप्शन में, वो है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जिसको हम आज के दिन प्रयाग प्राशस्ती भी बोलते हैं। अब ये क्या है प्राशस्ती? एक्चुअली उस समय पर जो शासक जो थे उनके साथ दरबार में जैसे कवि भी थे और
कुछ कवि और कुछ जो राइटर जो थे उनके दरबार में, वो ऐसे भी थे जो राजा के बारे में प्रशंसा में कुछ लेख लिखते थे। कोई इंस्क्रिप्शन हो गया, जैसे कि ये जो इंस्क्रिप्शन है इस पिलर के ऊपर समुद्रगुप्त के बारे में मेंशन है। समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या मेंशन है? समुद्रगुप्त के जो साम्राज्य है उसके एरिया के बारे में मेंशन है कि जो समुद्रगुप्त है उनका यहाँ पर है कोर एरिया, इस जिस पे सीधा वो रूल करते हैं। उसके बाद ये एरिया ऐसा है जिस पे जो भी छोटे छोटे राजा हैं उनको सबऑर्डिनेट किया हुआ है, मतलब वो इनके कंट्रोल में है। कुछ एरिया ऐसा है जो ट्राइबल एरिया है, जहाँ के जो चीफ है वो इनके कोर्ट में आकर के और रेगुलर समय पर कोर्ट में आकर के गिफ्ट्स लेके आते हैं, और जो भी उनकी जो कर जो प्रणाली है या जो भी डिसाइड हुआ है उसके जो भेंट है वो राजा को देते समुद्रगुप्त को। और वो सदर्न जो एरिया है, जो सदर्न इंडिया है, उसको उन्होंने किस तरीके से कॉन्क्वेस्ट किया, मतलब जीता। 11 राजा का जो अलायंस था उसको हराया। उनको हराने के बाद वो वापस वहीं पर ही छोड़ करके आ गए। तो समुद्रगुप्त के बारे में बहुत डिटेल में इसमें मेंशन है। इसमें तो ये भी मेंशन है प्राशस्त्य में कि समुद्रगुप्त कितने महान थे। ये मेंशन है इसमें कि समुद्रगुप्त के शरीर पर तीर के निशान, भालों के निशान, गदा के निशान और इतने 100 निशान है कि अब उनका जो शरीर है वो बड़ा सुंदर दिखता है। इन निशानों ने उनके शरीर की शोभा बढ़ा दी, ये भी मेंशन है। तो उनके प्रशंसा में ये जो प्रयाग प्राशस्त्य है इसमें काफी कुछ चीजें मेंशन है। अब देखिएगा ये लिखी किसने है, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है हरिसेन ने लिखी हुई है, हरिसेन द्वारा ये लिखी गई है और ये शुद्ध संस्कृत में रचित है। और ये जो शिलालेख है इसमें अशोक के बारे में भी मेंशन है, क्योंकि अशोक शिलालेख अच्छा, इसमें अशोक के साथ साथ बहुत सारे लोकल रूलर्स के बारे में मेंशन है। जहांगीर से भी संबंधित पॉइंट है। यस, जो मुगल एम्परर जहांगीर थे उनसे संबंधित भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें मेंशन है। समुद्रगुप्त की जो विजय गाथा है उसका तो विस्तार से वर्णन है। यहाँ पर इसमें क्या क्या वर्णन है, जैसे कि एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं। और मैं देखिए उनके बारे में ये मेंशन है कि उनका जो साम्राज्य है, उनके साम्राज्य पे उनका जो सीधा नियंत्रण था, सीधा जो कंट्रोल था, एक मिनट, वो इस एरिया में उनका सीधा कंट्रोल था, सीधा नियंत्रण इस क्षेत्र में। उसके बाद जो आसपास के जो यहाँ के जो एरिया थे उन पे भी इनका कंट्रोल था, नियंत्रण था। लेकिन यहाँ के जो चीफ जो थे, मतलब इस एरिया के जो भी लोकल जो राजा होंगे वो इन्हीं के अधीनस्थ थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ से अपनी विजय यात्रा की शुरुआत की। इस प्रकार से यहाँ पर राजाओं को जीतते हुए ऐसे गए यहाँ पर, और साउथ इंडिया के कुछ 11 राजाओं ने नेतृत्व, इनका 11 राजाओं का किसने किया, वो था पल्लव शासक थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। उस अलायंस को हराया। हराने के बाद वो इस रूट से वापस आए, और वापस आने के बाद ये जितने भी जो थे इस पे रूल नहीं किया उन्होंने, इनडायरेक्ट रूल रखा, डायरेक्ट रूल नहीं रखा। और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को थोड़ा सा समझने के लिए लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हमने एक सेशन में। देखिए नॉर्थ इंडिया में जो भी साम्राज्य बने उनको सबसे बड़ी जो समस्या होती थी ये होती थी कि दक्कन को कंट्रोल कैसे करें, साउथ इंडिया को कंट्रोल कैसे करें। यदि आप यहां हैं, आपने यहां के जो भी शासक उनको हरा भी दिया, साम्राज्य को हरा दिया, लेकिन जीतने के बाद आप करेंगे क्या? उस साम्राज्य को सीधा आप ऐड करें तो उसमें प्रशासन करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये बहुत दूर है। यदि आप उनको इनडायरेक्ट रूल करें तो ये समस्या है कि जैसे ही पावर और सत्ता थोड़ी सी कमजोर पड़ेगी उसके बाद ही फिर से आजाद हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे कि मध्यकालीन दौर में मोहम्मद बिन, जिसमें बोलते हैं ना तुगलकी फरमान, और तुगलक के बारे में जैसे इतिहास कुछ ऐसे हैं, व्यंग कसता है इतिहास तुगलक से संबंधित कि तुगलकी फरमान मत दीजिए। मतलब क्या है कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य मत कीजिए, वो बेसिकली उस पर्पज के लिए यूज होता है। अब देखिए तुगलक ने क्या किया था, तुगलक ने कैपिटल को यहां से दिल्ली से शिफ्ट करके, यहां नॉर्थ इंडिया से शिफ्ट करके और साउथ में लेके दौलताबाद में, कि बड़ा मुश्किल हो जाता है साउथ को कंट्रोल करना, और बार बार जाकर के फिर हराओ, वो फिर आजाद हो जाते हैं, फिर हराओ फिर बोला एक काम करते सीधा इसको नियंत्रण करते, कंट्रोल करते हैं। और यहां पर अगर दौलताबाद के आसपास हमने कैपिटल बना ली, महाराष्ट्र के दौलताबाद, तो नॉर्थ को भी नियंत्रण कर लेंगे, नॉर्थ को भी कंट्रोल कर लेंगे और साउथ को भी कंट्रोल कर लेंगे। तो पूरा अपना तामझाम सेना पॉपुलेशन सहित वो दक्कन में गए, साउथ में गए। साउथ में जाने के बाद पता चला नॉर्थ कंट्रोल नहीं हो रहा, यहां से आक्रमण बढ़ गए, ये और भी बड़ी समस्या हो गई। उसके बाद उन्होंने वापस से नॉर्थ इंडिया में अपनी जो राजधानी थी कैपिटल शिफ्ट की, और उसके दौरान बहुत सारे सैनिक थे बीमारी से मर गए, लोग बीमारी से मर गए, मवेशी रास्ते में ही मर गए। तो इसीलिए बोलते हैं कि तुगलकी फरमान के बारे में थोड़ा सा इतिहास में मजाक उड़ाया जाता है।
अब देखिए इनके सामने भी यही प्रॉब्लम एक थी कि यहां से आप नियंत्रण कैसे करोगे, कंट्रोल कैसे करोगे, आपने जीत तो लिया। तो इनका साउथ इंडिया को कंट्रोल करने का था इनडायरेक्ट रूल, डायरेक्ट रूल नहीं इनडायरेक्ट रूल, कि यहाँ के जो 11 राजाओं का अलायंस आपने हराया है उनको उनका राज्य सौंप दिया जाए और उसके बाद इनडायरेक्ट कंट्रोल किया जाए कि भाई ठीक है, समय समय रहते हुए आपको हवेली पे आना पड़ेगा, उसके लिए आपको भेंट देनी पड़ेगी और जिस प्रकार से आपको हाजिरी लगानी है, जैसे हम कहें वैसे आपको आना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रूल। लेकिन यहां पर पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में उनका, खास करके जो गंगा जमुना के जो जलोढ़ मैदान है, यहां तक उनका डायरेक्ट कंट्रोल था। ये कहां पर मेंशन है, यही चीज मेंशन है इस प्राशस्ती में, प्रयागराज प्राशस्ती में। ठीक है, डन यहां तक, और इनकी प्रशंसा भी मेंशन है। उसी के साथ अब और आगे चलते हैं। देखिए यहां पर देखिए इनके सैन्य अभियान के बारे में मेंशन है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसी के साथ साथ ये भी मेंशन है अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि इन्होंने अपनी सत्ता बढ़ाई, अपना वर्चस्व बढ़ाया और अलग अलग क्षेत्र पे कंट्रोल किया। और अश्वमेध यज्ञ इसलिए करते थे कि ये बताने के लिए कि आई एम द सोवरेन रूलर, कि मैं संप्रभु हूं और अपने से बड़ा कोई भी नहीं है यहाँ पर इस क्षेत्र में, पूरे के पूरा जो ये क्षेत्र है नॉर्थ इंडिया का। तो अश्वमेध यज्ञ जो है, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और ऐसे करके अपनी जो सत्ता है उसको कंसोलिडेट किया, ताकि कोई भी अपोजिशन में है तो डायरेक्टली आ जाए। तो इसीलिए अश्वमेध यज्ञ किया इन्होंने, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और साम्राज्य एक ये उसका प्रतीक है कि साम्राज्य, जो समुद्रगुप्त का साम्राज्य है, उससे बड़ा और उससे ताकतवर कोई भी नहीं है, अश्वमेध यज्ञ। उसी के साथ साथ यदि हम उपाधि की बात करें तो ये कविता और जो कला है उसमें भी निपुण थे। और इनकी एक उपाधि है, जैसे कविराज की इन्होंने उपाधि ली। तो यदि आपके पास ये पॉइंट आए कि कविराज की उपाधि गुप्त साम्राज्य में कौन से शासक ने ली थी, तो वो थी समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, ये एक फैक्चुअल पॉइंट है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिएगा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इनसे संबंधित। जैसे ये भी इतिहास में ये भी मेंशन है कि इन्होंने 100 लड़ाइयां लड़ी हैं, एक भी नहीं हारी, और ऑल वोन बाय हिम। और ये ग्रेट, इनको बोलते हैं ही वाज अ ग्रेट मिलिट्री, ग्रेट मिलिट्री वो थे लीडर, शासक जो थे, जिनके अंदर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के वो भी गुण थे, शासक के भी गुण थे, कला में भी निपुण थे, साहित्य में भी निपुण थे। बहुत सारी चीजें मेंशन है इनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। लेकिन आपके एग्जाम के लिए इतना ही बहुत है, कोई बात नहीं, मोर देन इनफ। चलिए अब चलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय और इनके बारे में थोड़ी सी चीजें देखते हैं। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ये था शक्ति का चरम, मतलब गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त के बाद जितने भी आने वाले जो शासक है उनमें थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन ही होना शुरू हुआ। क्योंकि और बाद में जो लेटर जो वो भी थे ना, गुप्त साम्राज्य में जो शासक थे, चंद्रगुप्त के बाद के कुछ 2 शासकों को यदि आप छोड़ दे, उसके बाद जितने भी शासक थे, एक तो कोई ग्रेट रूलर नहीं थे, मतलब कोई बड़ा शासक नहीं रहा। उसी के साथ साथ हुन का आक्रमण भी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहां से होने लगा। हुन मतलब जैसे आज के जो राजस्थान में जो राजपूत रहते हैं, उस समय पर जब ये सेंट्रल इंडिया से जब आए थे तो इसको बोलते हैं हुन का आक्रमण। तो हुन का जो आक्रमण हुआ उसने भी गुप्त साम्राज्य को, मतलब गुप्त साम्राज्य और अर्थव्यवस्था को अस्थिर किया और वहां से फिर गुप्त साम्राज्य कभी उठ नहीं पाया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो शक्ति का, उस गुप्त साम्राज्य की शक्ति का चरम सीमा थी। अब देखिए इनका जो मेन इनसे संबंधित जो मेन पॉइंट है जो देखने, वो कौन कौन से। देखिए सबसे पहला सैन्य विजय देखनी है, सबसे पहला पॉइंट, और दूसरा देखना है कूटनीति। देखिए सैन्य विजय में क्या है कि इन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहां पर शाकों का वंश था, शाक रूलर्स, जिनको हम शाकाज बोलते हैं। कहां पर, जैसे देखिए इस साइड में शाकाज थे, तो इन्होंने शाका, यहां से पाटलिपुत्र से इन्होंने शाका के साथ जब अपना संघर्ष और इनका लड़ाई हुई तो शाका को इन्होंने हराया, और हराने के बाद इस एरिया को भी नियंत्रण किया, कंट्रोल किया। और ये चीज कहां पर मेंशन है, ये चीज देवी चंद्रगुप्तम में मेंशन है कि इनसे पहले जो शासक जो थे उन्होंने शाकों के साथ जब युद्ध किया, लड़ाई की, तो उसमें हार गए। और हारने के बाद जो चंद्रगुप्त की जो वो थी भाभी, उनको जीतने वाले जो शाक रूलर थे उन्होंने वो किया कि आप इनको हमें सौंप दीजिए। लेकिन इन्होंने स्ट्रगल किया, फाइट बैक करने के बाद उनको हराया। हराने के बाद ये जो पश्चिमी मालवा, गुजरात, ये जो एरिया इसकी बात कर रहे हैं, जो राजस्थान वाले एरिया इसकी बात कर रहे हैं, तो वहां से उनको हराने के बाद ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, अपने उसमें ऐड कर लिया। सबसे पहला पॉइंट।
अब देखिए उसी के बाद दूसरा पॉइंट, गुफा जो अभिलेख है उसमें दिग्विजय का उल्लेख है, दिग्विजय का, ये भी पॉइंट याद रखिएगा इनके बारे में। दिग्विजय से संबंधित जो पॉइंट मेंशन है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उदयगिरी जो गुफा अभिलेख है उसमें इनसे संबंधित मेंशन है कि ये दिग्विजय है। अच्छा, उसी के साथ साथ देवी चंद्रगुप्तम, ये भी पॉइंट याद रखना, ये मेंशन है जो अभी मैंने आपको बताया शाकों को हराया था इन्होंने। दूसरा जो पॉइंट है जो कूटनीति से संबंधित है वो और देखते हैं। कूटनीति से संबंधित जैसे अपनी जो पुत्री, जिसके बारे में हमने कहा स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, प्रभावती के बारे में, कि जिन्होंने कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में श्रीगुप्त के बारे में मेंशन किया जिनके समय पर, तो इन्होंने क्या किया, दक्कन को कंट्रोल करने के लिए, ये देखिए नॉर्थ वेस्ट तो इन्होंने कर लिया नियंत्रण, अब जो दक्कन है, दक्कन को भी नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, समुद्रगुप्त ने दक्कन को, जितने भी दक्कन के और साउथ इंडिया के जो अलायंस था उनको हरा दिया, लेकिन प्रॉब्लम ही यही थी ना कि वापस से ये वाला जो एरिया है, जैसे ही ये सत्ता यहां पर थोड़ी सी ढीली पड़ती थी तो ये वाले जो जितने भी शासक है ये फिर से आजाद हो जाते थे, फिर से अपने आप को सोवरेन रूलर घोषित कर देते थे। तो यहां पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने डिप्लोमेसी का सहारा लिया, और वो जो डिप्लोमेसी थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अपनी पुत्री यहाँ के जो प्रिंस है उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस किए, विवाह संबंध किए, और विवाह संबंध में इन्होंने अपनी जो पुत्री थी प्रभावती, उसका विवाह दक्कन के जो वकाटका के जो राजकुमार जो थे रुद्रसेन, उनके साथ किया। ये देखिए रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। इसके माध्यम से वकाटका राज्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया इन्होंने, अप्रत्यक्ष नियंत्रण, ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। अब आगे चलते हैं और कुछ चीजें देखते हैं। देखिए जैसे इनकी उपाधियों के बारे में बात करें तो हो सकता है पूछा जा सकता है विक्रमादित्य। देखिए प्राचीन भारत में विक्रमादित्य की जो उपाधि है उन शासकों ने ली जिन्होंने किसी ना किसी बाहर के जो फॉरेन रूलर उसको हराया है। जैसे इन्होंने शाकों को हराया, तो शाकों को हराने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो ली। एक है सिन्न विक्रम, ये भी उपाधि इन्हीं से ही संबंधित है, ये भी पॉइंट याद रखना है, दो बड़े महत्वपूर्ण है। उसके बाद यदि हम स्मारक देखें तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो वहां पर ये उनके स्मारक है और उनके साम्राज्य को दर्शाता है। जैसे बंगाल से पश्चिम, इधर से वेस्ट इंडिया से लेकर के बंगाल तक इनका साम्राज्य था, इसके बारे में है। मुद्रा यदि देखें तो सोने की मुद्रा भी थी, चांदी की, तांबे की, ये सारे सिक्के थे। सोने की जो मुद्रा थी वो दिनार थी, याद रखिएगा, सोने। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ द गोल्ड जो कॉइन थे वो गुप्त के समय था, इसीलिए इसको स्वर्ण युग बोला जाता है प्राचीन भारत का। अब उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कोर्ट था उसमें नवरत्न थे। अब ये नवरत्न जो थे वो क्या दर्शा रहा है कि जो चंद्रगुप्त थे उसके कोर्ट में इंटेलेक्चुअल्स भी थे। जैसे कि यदि हम देखें तो साहित्य में कालिदास थे, और कालिदास की जो रचना थी वो कौन सी, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम, ये याद रखिएगा कालिदास की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इनके जो 9 रत्न थे उनके बारे में एज इट इज आपको पता होना चाहिए, बार बार फैक्चुअल पॉइंट पूछता है। सेकंड पॉइंट, एक मिनट, सेकंड, जैसे खगोल विज्ञान में वराहमिहिर, और वराहमिहिर की जो इंपॉर्टेंट बुक थी वो थी पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रहा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चिकित्सा के बारे में धन्वंतरी और आयुर्वेद के चिकित्सक थे, ये भी पॉइंट आया हुआ है, पूछा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद शब्दकोश अमर सिम्हा, अमरकोश लिखी इन्होंने, ये भी पॉइंट है। उसके बाद वास्तुकला, शंकु और शिल्प शास्त्र है। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मंत्र विद्या, मंत्र शास्त्र में। नेक्स्ट इज ज्योतिष, आप देख लीजिएगा ज्योतिष शास्त्र, ये जितने भी पॉइंट है अब आपको, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये हो गया जहां से प्रश्न आए। पहला तो पॉइंट ये होगा कालिदास तो फेवरेट है, उसके बाद ये हो गया, ये भी, उसके बाद ये हो गया, और ये, बस ये 4 तो ग्रीन में आपको पता ही होने चाहिए। 9 रत्न में से ये 4 है भाई, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, वहां से चीजें कवर हो जाएगी। अब देखते हैं जो आने वाले जो शासक थे, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो सक्सेसर जो शासक थे, परवर्ती शासक आने वाले, वो कौन कौन थे, उनका क्या योगदान रहा, निर्माण और रक्षा, उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। देखिए उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो शासक थे वो थे कुमारगुप्त प्रथम, और कुमारगुप्त की जो टाइमलाइन है वो है 415 से 455 एडी कर लीजिए, सी, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए बीसी और एडी।
उपाधि यदि देखें तो इन्होंने उपाधि जो ली, जैसे इनका महेंद्र आदित्य, शुक्रादित्य, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनके यदि हम प्रमुख कार्यों को देखें तो इनका पहला प्रमुख कार्य अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। और एक और जो इनसे संबंधित पॉइंट है जिसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं वो ये है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना इन्हीं के दौर में हुई थी, इन्हीं के टाइम में। नालंदा विश्वविद्यालय जिसको बाद में वैश्विक मान्यता मिली, जिसमें बाद में फॉरेन ट्रेवलर्स आए घूमने के लिए, उन्होंने जो बौद्ध जो धर्म था उसके बारे में पढ़ा, और हुआनसांग फाहिन यहाँ पर आकर के अध्ययन किया, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मेंशन किया उन्होंने, अपने लेख में लिखा। तो ये जो विश्वविद्यालय था ये इसको विश्व मान्यता बाद में मिली, जिसकी स्थापना इनके दौरान हुई थी, नालंदा विश्वविद्यालय की, कुमारगुप्त प्रथम के दौरान। और इनका यदि अब अभिलेख देखें तो मंडसौर हो गया, दामोदर, जो एक कॉपर प्लेट है, ये अभिलेख इनसे संबंधित है, याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो गया नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद थे स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के दौरान सबसे पहला पॉइंट आता है, तो टाइमलाइन तो ठीक है। उसके बाद उपाधि विक्रमादित्य। प्रमुख जो कार्य जो थे इसमें एक है सुदर्शन लेक, सुदर्शन जो झील थी उसकी मरम्मत हुई, और उसकी मरम्मत में जो इनके जो गवर्नर जो थे पर्णदत्त, उन्होंने ऐतिहासिक सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। ये बहुत पुरानी झील थी, और ये भी मेंशन है, और जो ये कहां पर मेंशन है, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख में मेंशन है। इसीलिए सुदर्शन जो झील थी उसकी जब हम देखते हैं मरम्मत तो वो स्कंदगुप्त के टाइम थी, ये एक पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन इन्हीं के दौरान जो हुणों की जो चुनौती थी वो उसकी शुरुआत हो गई थी, उनके आक्रमण की शुरुआत हो गई थी। याद करिए मौर्यन साम्राज्य के बारे में हमने क्या चर्चा की थी कि मौर्यन साम्राज्य में अशोक के बाद के जो शासक जो थे, लेटर जो रूलर्स थे, ठीक है वो अयोग्य थे मान लिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि बाद के शासकों को सबसे बड़ा चैलेंज था कि नॉर्थ वेस्ट से होने वाले जो आक्रमण थे उनको कैसे रोके, क्योंकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गया था उधर। तो जितने भी थे इंडो ग्रीक हो गए, पार्थियंस हो गए, कुशान्स हो गए, ये सभी इनका जो अटेंशन था, जो सेंट्रल जो एशिया के जो ट्राइब्स जो थी, इन सभी का अटेंशन भारत की तरफ हो गया। और भारत में क्योंकि हिंदू कुश में बहुत सारे गैप है, हिंदू कुश माउंटेन में, तो वहां से उन गैप को क्रॉस करके फिर वो इस साइड आने का प्रयास करते थे। आने के बाद यहाँ पर फिर संघर्ष होता था। जिस समय भी रूलर कमजोर पड़े, सेंट्रल अथॉरिटी भारत में कमजोर पड़े, उस समय नॉर्थ वेस्ट से जो आक्रमण थे वो बढ़ जाते थे, और वो अपना जो वर्चस्व है वो नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने शुरू किया। फिर ऐसा ही दौर था गुप्ता के टाइम, और ये था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त में के टाइम हुणों का जो आक्रमण था उसकी शुरुआत हो चुकी थी, और इनका सामना करना पड़ा इनको, और वो जो साम्राज्य था उसकी रक्षा करने में जो बाद के आने वाले जितने भी उत्तराधिकारी थे वो विफल रहे, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन रहा गुप्त साम्राज्य के पतन का। अच्छा, उसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा जो रीजन था गुप्त साम्राज्य के पतन का, वो था लैंड ग्रांट। लैंड ग्रांट भी थी, व्यापार में भी वो आई, कमी आई, और उसी के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी प्रॉब्लम्स रही। लेकिन लैंड ग्रांट की इशू में क्या था कि जैसे यदि आप सरकारी नौकरी में हैं आज के दिन, या कोई जैसे भारत के जो न्यायाधीश हैं, भारत में कोई मिनिस्टर है, भारत में कोई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट है, कैबिनेट सेक्रेटरी, उनको ये थोड़ी ना कि गवर्नमेंट जमीन देती है, नहीं, उनको सैलरी दी, आपने काम किया, ये लीजिए आपकी सैलरी। लेकिन इस समय जो बाद के जो रूलर्स जो आए थे उन्होंने लैंड ग्रांट की प्रथा भी शुरू की, क्योंकि राज्य के पास इतने पैसे थे नहीं, तो वो जमीन देते थे कि ये जो पूरा एरिया अब इसे आपका हुआ। धीरे धीरे ऐसे बहुत बड़े पावर सेंटर बन गए, बहुत बड़े, जैसे उनके कुछ जो ये मेन शासक है, मतलब यहाँ पर सम्राट है, मेन रूलर है, मान लीजिए स्कंदगुप्त हो गए मेन रूलर, उनके नीचे ऐसे बहुत छोटे छोटे रूलर हो गए जिनके पास जमीन भी बहुत ज्यादा थी, जिनके पास खुद की मिलिट्री भी थी, और जिनके पास अपना जो उनका जो एरिया था जिसमें लैंड ग्रांट मिली है, उनका वहाँ का प्रशासन, वहाँ की न्याय व्यवस्था, मतलब बहुत ज़्यादा ताकत थी। तो धीरे धीरे ये फ्यूडल लॉर्ड्स बनने शुरू हुए, और धीरे धीरे सामंतवादी दौर आना शुरू हुआ, और जैसे सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर पड़ी बाहरी आक्रमण से भी, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, आज़ादी घोषित कर दी, और फिर ये सब लोकल एरिया के वो बन गए चीफ, लोकल एरिया के रूलर बन गए, सब बिल्कुल आज़ाद और अलग अलग हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब देखते हैं प्रशासनिक जो ढांचा है और पदानुक्रम, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए प्रशासनिक जो ढांचा है, आपको ये देखना है कि प्रशासनिक ढांचा में सबसे पहले जो सेंट्रल जो केंद्र में थे वो तो राजा ही थे,
और जैसे राजा की उपाधि थी परमेश्वर की उपाधि, और ये ईश्वरीय स्थिति के बारे में बताती है, क्योंकि जो राजा जो थे उस टाइम पे वो अपनी जो लेजिटिमेसी है कि मैं क्यों रूल कर रहा हूं, मैं क्यों राजा हूं, वो इस बात से ड्राइव करते थे कि जैसे आपने पढ़ा होगा चंद्रवंशी सूर्यवंशी, क्यों कि हम तो चंद्र के वंशज हैं, सूर्य देवता के वंशज हैं, इसीलिए हमें अथॉरिटी मिली है कि हम जो है शासक बने, हम जो है रूल करें, क्योंकि लोगों को समझा पाना, बता पाना कि आप शासक क्यों हैं, आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता है। तो जब हम भगवान से कनेक्ट होकर के, जब राजा भगवान से कनेक्ट होकर के अपनी लेजिटिमेसी को बताएगा, सिद्ध करेगा, तो वो ज्यादा जल्दी सिद्ध होगी, आम पब्लिक उसको मान सकती, आम पब्लिक उसको ज्यादा जल्दी स्वीकार करेगी। तो यही रहा ईश्वरीय स्थिति। उसी के साथ साथ नीति निर्माण और न्याय का जो सर्वोच्च अधिकार इन्हीं को ही था। उसी के साथ साथ राजा थे सेंट्रल में, मतलब पूरे किंगडम का, पूरे साम्राज्य का। उसके बाद जो सेकंड थे, सेकंड लेवल पे, जैसे आज के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, पूरा भारत संभाल रही सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को संभालने वाला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है, वो आईएएस ब्यूरोक्रेट है। उसके बाद राज्य को चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद सेंटर में प्रधानमंत्री। तो आप समझ लीजिए राजा मतलब प्रधानमंत्री आज के। ये प्रांत जिनको भुक्ति भी बोलते थे, ये क्या आज का आप समझ लीजिए, ये स्टेट समझ लीजिए आप, ठीक है, जिसको सीएम संभालते हैं। उसके बाद जिला, विषय, इनको विषयपति, जैसे कि आज के डीएम हो गए, आज के डीएम हो गए। और जो ग्राम है, ग्राम में ग्रामपति द्वारा नेतृत्व किया जाता था, जैसे आज के आप सरपंच लगा सकते हैं इसमें, यहां पर सरपंच, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। न्याय व्यवस्था के लिए भी आपको एक दो पॉइंट पता होने चाहिए, जैसे कि महादंड न्यायक, ये सर्वोच्च न्याय का अधिकार रखते थे। और चीनी यात्री जो फाहिन जो थे ना, उनके अनुसार राज्य में मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था। ये पॉइंट याद रखना, ये एक टेस्ट सीरीज में किसी में ये पॉइंट देखा था, सो ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट अब देखते हैं राजस्व और कर प्रणाली, देखते हैं उस समय की, जैसे कि सैन्य संगठन और राजस्व प्रणाली। सैन्य संगठन को देखते हैं तो सैन्य संगठन से संबंधित कुछ फैक्चुअल पॉइंट है जो पूछे जाते हैं, जैसे कि सर्वोच्च जो सैन्य अधिकारी थे उनका नाम क्या था, महाबलाधिकृत। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट शांति और युद्ध के जो मंत्री थे उनको बोलते थे संधि विग्रहिका। ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, सीधे सीधे याद रखिएगा। उसी के साथ साथ कुछ विशिष्ट कमांडर थे, जैसे आज के दिन होता है ना इन्फेंट्री है, उसी के साथ साथ मिसाइल हो गया, एक नेशनल कमांड, जैसे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड हो गया, जैसे अलग अलग हैं फोर्सेस के भी। वैसे ही विशिष्ट जो कमांडर थे वो थे पीलूपति, क्योंकि उस समय फोर्स में क्या था, टैंक तो कोई थे नहीं, तो हाथियों का इस्तेमाल होता था, घोड़ों का इस्तेमाल होता था। तो हाथियों को संभालने के लिए उनके जो सीनियर के कमांडर जो थे उनका नाम था पीलूपति। उसी के साथ साथ घोड़ों को संभालने वाले जो सीनियर, जो सबसे सीनियर मोस्ट जो कमांडर थे, उनकी जो रैंक थी उनका ओहदे का नाम था अश्वपति। और एक था जो पैदल जो सैनिक थे उनमें, उनको संभालने के लिए नरपति। 3 पॉइंट है, तीनों याद रखना, बड़े महत्वपूर्ण है। देखिए सैनिकों के कल्याण के लिए और सैन्य आपूर्ति मतलब सेना का ध्यान रखने के लिए, उनके खर्च वगैरह के लिए, सारी चीजों के लिए भी एक पोस्ट थी, जिस पोस्ट को बोलते हैं और जिस ओहदे को बोलते हैं रणभंडागारिक। और ये भी आपको पॉइंट है, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है संधि विग्रहिका हो गया और विशिष्ट जो कमांडर है, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, बड़े महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखते हैं राजस्व और कर। देखिए भूमि कर सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि खेतीबाड़ी से लिया जाने वाला टैक्स वो सबसे महत्वपूर्ण था राज्य के लिए। उसके बाद जुर्माना हो गया, क्योंकि राज्य के लिए ये जो मेन जो है वो दोनों मेन सोर्स हैं उसकी आय के लिए, मेन स्रोत है ये। उसके साथ साथ और रजिस्टर प्रभारी भी थे। उसी के साथ साथ ऊपरी कर, जैसे अंतर शहर व्यापार में वस्त्र और तेल पर कर था, तो ये एक और पॉइंट है। उसके बाद यदि अन्य कर को देखें तो उसमें बाली आ गया, और विशिष्ट कुछ जैसे विष्टि, ये भी एक अनिवार्य श्रम, मतलब एक टाइप है कि कुछ महीने के कुछ दिन आपको यहां पर काम करना पड़ेगा, इसको बोलते थे विष्टि। उसके बाद शुल्क, जैसे व्यापारियों के द्वारा दिया जाने वाला वाणिज्यिक कर, इसको शुल्क बोलते थे सीधा। तो ये थे राजस्व और कर, मतलब स्टेट की आमदनी के जो मेन जो सोर्स जो थे ना वो थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, बाली हो गया, विष्टि हो गया,
और आपका एक और था यहाँ पर, जैसे ये रहा ऊपरी कर, याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं कि आर्थिक जो स्थिति और व्यापार, देखिए आर्थिक स्थिति में आपको यह देखना है कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार था उसमें गुप्त साम्राज्य में बाद में चलते हुए रोमन के साथ जो व्यापार था उसका पतन होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था सिल्क रूट के थ्रू चाइना से होता हुआ सिल्क वहां पर जा रहा था यूरोप में, लेकिन धीरे धीरे यूरोपियंस ने उस सिल्क को बनाना सीख लिया। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो व्यापार जो था उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई, और भारत में भी जो रेशम की जो मांग जो थी, भारत से रेशम की मांग उसमें भी घटी, और लंबी दूरी के व्यापार में भारी कमी आई, सबसे पहला पॉइंट। और बुनकरों का जो पलायन था फिर वो कहाँ होगा, क्योंकि जो रेशम जो बुनकर जो थे वो पश्चिम भारत, मालवा जो आज का गुजरात और मालवा है ना, मंडसौर, वहां पर चले गए। अब वो करेंगे क्या, कोई दूसरा व्यवसाय, और अन्य व्यवसायों में अन्य व्यवसाय को उन्होंने अपना लिया। कुछ लोग व्यापारी बन गए, कुछ खेतीबाड़ी करने लग गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो व्यापार थी उसमें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारी कमी आई, जिसके कारण जो लेटर जो गुप्त जो रूलर्स थे उनको अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। उसके साथ साथ हुंस का आक्रमण तो था ही। अब देखिए, लेकिन यदि हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वृद्धि थी, ग्रोथ थी, जैसे कि कृषि में विस्तार था। उसी के साथ साथ जो पुरोहित वर्ग जो थे उनको, पुरोहित जो जमींदार वर्ग, मतलब पुरोहित जो थे वो एज ए जमींदार जो वर्ग, उनका उदय हुआ। वो कैसे हुआ? लैंड ग्रांट के थ्रू, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। स्वर्ण मुद्राएं, वो स्वर्ण मुद्राओं, जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो चलन में आई, जैसे गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में दिनार, ये पॉइंट याद रखना, दिनार जारी किए, और जिनका उपयोग सैन्य, प्रशासनिक वेतन और भूमि लेन देन में होता था, भूमि लेन देन में भी होता था। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कृषि का विस्तार। और कृषि के विस्तार में भी जैसे ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान है, जिसको हम लैंड ग्रांट बोलते हैं, ये एक मुख्य कारण था उसमें, क्योंकि जनजातीय जो क्षेत्र थे वो भी कृषि में आना शुरू हो गए धीरे धीरे, कि जिसको भी लैंड ग्रांट दी वो प्रयास ये करेगा ना कि उस पूरा के पूरे जमीन पर जितनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो सके। लेकिन धीरे धीरे यही सिस्टम क्या, सेंट्रल अथॉरिटी के अगेंस्ट होना शुरू हो गया, ये सिस्टम मजबूत होना शुरू हो गया। इस सिस्टम के ऊपर इस लोकल रूलर का, जो लोकल जो शासक है जिसको ये लैंड ग्रांट दी गई है, उसका दबदबा और नियंत्रण और भी ज्यादा बढ़ने लगा, और धीरे धीरे एज ये शासक के रूप में आने लगा। अब चलते हैं आगे, देखिए और जो कुछ मेन पॉइंट है आपको ये देखने, जैसे सामाजिक तनाव और जाति व्यवस्था के बारे में। देखिए गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट समाज से संबंधित है उनको देखते हैं। जैसे कि आपको देखना है कि समाज में अलग अलग वर्गों की क्या कंडीशन थी, जैसे कि ब्राह्मण की कंडीशन क्या थी। उसी के साथ साथ आपको ये देखना है कि जाति व्यवस्था किस प्रकार से थी, अछूतों की कंडीशन कैसी थी, उसी के साथ साथ शूद्रों की जो कंडीशन जो थी वो कैसी थी। जब देखते हैं हम सबसे पहला पॉइंट कि जो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, और बड़े पैमाने पर जो भूमि अनुदान था वहां से ब्राह्मणों का प्रभुत्व जो था वो बढ़ा, और उन्होंने मूलतः वैश्य माने जाने वाले जो गुप्त जो शासक थे, और उन शासकों को क्षत्रियों के रूप में जो मान्यता दी थी, उन्हें ईश्वरीय दर्जा देना शुरू किया, क्योंकि उनसे डायरेक्ट उनको फायदा हो रहा था। ठीक है, भले ही कोई सी भी हो, लेकिन जब उनको आप क्षत्रिय बोलेंगे, और ये जो हायरार्किकल सिस्टम है, वर्ण सिस्टम, जब गुप्त साम्राज्य के जो शासक है भले ही वो वैश्य थे, लेकिन यदि उनको आप क्षत्रिय बोलेंगे तो उससे आपका भी वो बढ़ेगा, क्योंकि स्टेट जो है फिर आपको पैट्रोनेज देगा, स्टेट आपको सपोर्ट करेगा, और इन्हीं सपोर्ट के कारण जो ब्राह्मण जो वर्ग थे उनका वर्चस्व बढ़ा, उनको लैंड ग्रांट मिलनी भी शुरू हुई, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अछूतों की जो कंडीशन जो थी, अछूतों की कंडीशन में सुधार नहीं रहा, बल्कि उनकी जो संख्या जो थी वो भी बढ़ी। और उसी के साथ जैसे जो फाहीन है, उनके अनुसार मांस के व्यापार से जुड़े जो लोग थे वो गांव के बाहर ही रहते थे, उनकी कंडीशन में भी वो कमी आई, मतलब उनकी कंडीशन और बेकार हो गई। उसी के साथ साथ अछूतों की संख्या बढ़ी, मतलब समाज में जो छुआछूत था वो बढ़ा। जातियों का प्रसार हुआ, क्योंकि विदेशी और जनजातीय जो लोग थे उनका वो साम्राज्य में उनका ऐड होना शुरू हो गया, और जो उनका जो विलय था नई जातियों का, उससे निर्माण हुआ। जैसे जनजातीय लोगों के विलय से नई जातियों का भी निर्माण होना शुरू हुआ। और पांचवी जो शताब्दी थी उसमें हुण आए, और अंततः जैसे जो राजपूत कुल के रूप में बाद में उन्होंने पहचान ली।
उसके साथ यदि देखें तो शूद्रों की जो स्थिति थी उसमें सुधार आया, क्योंकि शूद्रों को रामायण पढ़ने के लिए, महाभारत पढ़ने के लिए, पुराण सुनने के लिए ये अनुमति मिली, और 7वीं शताब्दी से वो मुख्य रूप से कृषि से जुड़ गए थे, और जिससे उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उसमें सुधार आया। मुख्य तौर से आपको ये देखना है कि जो जातियां थी उसमें विस्तार आया। अच्छा, इसी टाइम पर जो जैसे सती जो प्रथा थी उसकी भी शुरुआत हुई थी, तो छुआछूत और सती जो प्रथा थी उन्होंने पकड़ जो है इस समय पे बनाई थी, समाज में पकड़। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपको ये देखना है कि गुप्त काल में महिलाओं की जो स्थिति थी वो कैसी थी। सबसे पहला, महिलाओं में सती प्रथा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो सती प्रथा की जो शुरुआत जो देखते हैं वो गुप्त साम्राज्य से संबंधित ही देखते हैं, कि लगभग जो पहला जो सती प्रथा से जो संबंधित जो अभिलेख है वो 510 एडी के आसपास का है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो संपत्ति में जो हिस्सा था वुमेन्स को, औरतों को, महिलाओं को, वो कैंसिल यहीं से ही होना शुरू हुआ था। उसके बाद अधिकार और स्वतंत्रता, देखिए स्त्रीधन था। स्त्रीधन मतलब कि स्मृति ग्रंथों में विधवाओं को मिले उपहारों को उनकी संपत्ति माना। उसी के साथ साथ महिलाओं को अपने अचल संपत्ति बेचने का अधिकार तो था, ये एक अधिकार था उनको। और दूसरा था कि निचले जो वर्ण थे उनको, जो महिलाएं थी उनको स्वतंत्रता थी। जैसे नॉर्मल वैश्य और शूद्र जो पृष्ठभूमि से जो महिलाएं थी उनको कृषि में काम करना, घरेलू सेवाओं में उनका कोई भी काम है वो करना, तो वो सारी की सारी स्वतंत्रता थी। आर्थिक स्वतंत्रता जो निचले वर्ग थे उनको प्राप्त थी, निचले वर्णों की स्वतंत्रता ये थी, स्त्रीधन से संबंधित और निचले वर्ण से संबंधित। लेकिन जो दो कुप्रथाएं थी, सबसे बड़ी जो सती प्रथा और संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलना, वो यहां से शुरू हुई। और सती प्रथा से संबंधित ये जो ईयर है ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद धर्म और शिक्षा पे अपना फोकस करते हैं थोड़ा सा, उसमें भी पॉइंट्स देखते हैं। देखिए हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, देखिए गुप्त जो शासक जो थे वो कट्टर हिंदू थे, और उन्होंने जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उसको बढ़ावा दिया। उसको बढ़ावा भी, ऐसा नहीं उसको बढ़ावा, उसको प्रबल भी करना शुरू किया उन्होंने, उसको समर्थन देना शुरू किया। और इसी काल में जो जाति व्यवस्था थी उसको औपचारिकता इसी दौर में मिली थी, इसी रूप में इसको औपचारिकता दी गई। मतलब ये जो हायरार्किकल जो सिस्टम था वो इसी दौरान फिक्स हुआ, ज्यादा मतलब रिजिड हुआ। उसी के साथ साथ राज्य जो धर्म हिंदू होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने जैन धर्म या बौद्ध धर्म को बिल्कुल भी पैट्रोनेज या बिल्कुल भी संरक्षण नहीं दिया। बौद्ध और जैन धर्म को फलने फूलने की पूरी स्वतंत्रता दी थी, लेकिन जो राज्य का जो धर्म था वो हिंदू धर्म था। अगर यदि ऐसा नहीं होता कि उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को बिल्कुल भी पैट्रोनेज नहीं दिया या बिल्कुल भी संरक्षण नहीं दिया, तो नालंदा विश्वविद्यालय कैसे आ सकता था? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो आया था वो लगभग 455 के आसपास आया था, कुमारगुप्त प्रथम के दौरान। और उसके बाद आने वाले जो सक्सेसर जो शासक थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, बल्कि उन्होंने नालंदा में जैसे 300 फुट ऊंचा विहार बनवाया। तो ये क्या बता रहा है, ठीक है स्टेट का जो राज्य जो था उसका हिंदू धर्म था, इन्होंने जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उसको प्रबल किया, औपचारिकता दी उसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दूसरे जो धर्म थे जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म उसको बिल्कुल ही नकार दिया या उनको सप्रेस करना शुरू किया। यदि ऐसा होता तो ये हमारे पास उदाहरण नहीं होते कि नालंदा को संरक्षण दिया गया। नालंदा को शुरुआत की, नालंदा यूनिवर्सिटी की, और संरक्षण भी दिया। सो ये इस चैप्टर से संबंधित मेन पॉइंट्स थे। अब एक आखिरी पॉइंट और यहां पर है कि जो साम्राज्य है उसका पतन हुआ कैसे। इस साम्राज्य का जो पतन है उसमें 3-4 पॉइंट आपको याद रखने, जैसे बाहरी आक्रमण सबसे पहला पॉइंट हो गया हुणों का। दूसरा महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि राजनीतिक विखंडन इसका होना शुरू हो गया था, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद जो सामंतवादी जो छोटे छोटे लोकल जो रूलर्स थे, तो सामंतवादी जो राज्य थे उनका उदय होना शुरू हुआ, और शाही कुलों के बीच जो आंतरिक संघर्ष है उसमें बढ़ोतरी हुई। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है धार्मिक बदलाव। जैसे प्रवर्ती जो गुप्त जो शासक है और गुप्त शासक का सैन्य विजय से ध्यान हट करके बौद्ध प्रथाओं की ओर झुकना शुरू हुआ। क्योंकि क्या है कि देखिए आपको यदि साम्राज्य बनाना है तो आपको हिंसा तो करनी पड़ेगी, आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। 2 तरीके से है, जैसे अशोक का तरीका भी था और आपको मिलिट्री के थ्रू भी। लेकिन बौद्ध जो धर्म है और जैन जो धर्म है वो उनका एक ये भी बोलते हैं कि जैन धर्म का ज्यादा विस्तार इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि उसमें जो नॉन वायलेंस की जो नीति है वो उस नॉन वायलेंस की नीति से इस तरीके से था कि यदि आपसे भाई आप तभी जीत सकते हैं ना जब जीतने के चांसेस हो। यदि जीतने के चांसेस हैं ही नहीं, यदि सामने वाले ने
साम दाम दंड भेद का प्रयोग करता है, लेकिन आप केवल नॉन वायलेंस और केवल नीतिगत चलते हैं तो जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बोलते हैं कि बाद वाले जो शासक थे देवर इन्फ्लुएंस्ड बाय द जो बौद्ध जो प्रथाएं थी और जो बौद्ध जो धर्म था उससे, और इसी के कारण जो सैन्य शक्ति थी उसमें कमी आई और सैन्य शक्ति कमजोर पड़ी। उसके बाद आर्थिक संकट भी था, क्योंकि जो व्यापार था जो जैसे सिल्क रूट के थ्रू उसमें कमी आई और उसका पतन होना शुरू हुआ। रेशम जो बुनकर जो थे उनका पलायन होना शुरू हुआ, और 5वीं शताब्दी में जो सोने के सिक्के जो थे उसमें मिलावट आनी शुरू हुई। ये इस बात का वो है प्रतीक कि जो आर्थिक जो संकट था वो बाद के जो शासक जो थे, मतलब गुप्त साम्राज्य के जो लेटर रूलर्स जो थे, उनको ये चीज सामने करनी पड़ी, आर्थिक संकट। तो ये 4 मेन कारण थे। बाहरी आक्रमण याद रखिएगा, आर्थिक संकट, उसके साथ साथ राजनीतिक विखंडन और धार्मिक बदलाव, ये 4 मेन पॉइंट थे। सो साथियों, आज का सेशन इतना ही है। थोड़ा सा क्विक रीजन रहा बाद में, क्योंकि जो मेन जो पॉइंट है कम टाइम में कंप्लीट करना है, पास में चीजें आ रही थी, तो ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उसके बाद आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे, आधुनिक भारत से संबंधित जो पॉइंट होंगे उनको देखेंगे, और वहां पर भी जो भी टॉपिक उठाएंगे ऐसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट होंगे वही उठाएंगे। और उसके बाद कुछ और चीजें रहेगी मध्यकालीन भारत से संबंधित, तो उनको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको लाभ हुआ इस सीरीज से, नहीं हुआ, और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवाइज जरूर करिएगा पूरा देखने के बाद। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।